प्रिय छात्रों, आपसे निवेदन है कि सचेत हो जाए, पढ़ाई शुरू होने वाली है। और अब हम लोग जिस टॉपिक को आज के क्लास में शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग शेड्यूल एंड ट्राइबल्स एरिया के नाम से जानते हैं, यानी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। आप इस शब्द से परिचित हैं या नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये बात जानना काफ़ी ज़रूरी है कि आप इन दो शब्दों को यानी शेड्यूल और ट्राइबल्स एरिया को किस दृष्टि से देखते हैं। जो एक टॉपिक बना भारतीय राज्य व्यवस्था का, इंडियन पॉलिटी का, इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? थोड़ा जल्दी बताइए। साफ बात कहना है कि जो पिछड़ी जातियां हैं, जो मुख्य धारा में नहीं आई हैं, उनको शेड्यूल और ट्राइबल्स एरिया में शामिल किया जाता है। ये इनका सेंटेंस है। आपका क्या है? समाज से बिछड़ के जो लोग हैं, बिछड़ न जाए, बराबर है। कौन लोग समाज से बिछड़ गए? हाँ ठीक है, तो कौन? वो तो विषय आप बता रहे हैं। शेड्यूल लोग हैं। और कुछ आप लोग की तरफ से कोई बात सामने आए? बोलिए, कुछ तो बोलिए। चलिए, हमको जो जानना था वो जान लिए, और कहाँ से पढ़ाना है ये भी हम समझ गए। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर, इस हेडिंग का उत्तर संतोषजनक रहता तो क्लास बड़ा छोटा हो जाता। हाँ ठीक है, ये आपका जो आंसर है वो बहुत कुछ नज़दीकी बताता है टॉपिक से, लेकिन फिर भी पूर्णता नहीं। इसको, इस एक्सप्लेनेशंस को सुन करके पूरा एक स्पष्ट चित्र उभर करके सामने नहीं आता। खैर छोड़िए, हमको जो समझना था समझ गए। अब इस टॉपिक को कैसे आप समझिएगा, कैसे आप को पढ़ाया जाए कि आपको शेड्यूल और ट्राइबल्स एरिया का अर्थ समझ में आए। बहुत आसान टॉपिक नहीं है ये। अगर इसको अच्छे ढंग से नहीं समझाया गया तो फिर छोटा टॉपिक होने के बावजूद भी आपको हमेशा ये तंग करता रहेगा, और इस टॉपिक के बारे में आपका विचार कभी भी स्पष्ट नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा। तो हम अपना जो बात शुरू करते हैं वो कुछ इस तरह के कास्ट सिस्टम से। ठीक है, यानी जाति व्यवस्था से। ये जाति व्यवस्था वास्तव में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हमें इस जाति व्यवस्था के जिस सेक्शंस का यूज करना है अपने टॉपिक में, सिर्फ अपने आप को वहीं तक हम सीमित रखेंगे ताकि अपने टॉपिक को आपको समझा दें। जहां तक जाति का प्रश्न है तो इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशंस किया जा सकता है ना? इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। और क्लासिफिकेशंस हम क्यों करते हैं? क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत का समाज वर्गों में बटा हुआ था। जिस समय सभ्यता का विकास हुआ यानी हड़प्पा सभ्यता का, उस समय भी समाज वर्गों में बटा हुआ था। वर्ग कैसे थे हड़प्पा सभ्यता में, वो इतिहासकारों के बीच विवाद का विषय है। अभी उसकी भाषा पढ़ी नहीं गई, इसलिए जो भी
कहा गया है वो अनुमान पर कहा गया है। लेकिन वैदिक काल तक आते आते जब वैदिक काल शुरुआत हुआ तो स्पष्ट रूप से हमें प्रमाण मिलता है कि उस समय से वर्गों में, समाज का वर्गों में विभाजन होने लगा था। रिंग वैदिक के समाज में जो समाज बटा उसको वर्ण व्यवस्था हम लोग बोलते हैं, और ये क्रम पे आधारित था, वर्ग पे आधारित था, और एक ही परिवार के लोग विभिन्न कर्म करते थे, बहुत कठोरता नहीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जो वर्ण व्यवस्था हो गई वो कर्म के जगह पर जन्म पर आधारित हो गई, और जैसे ही वर्ण व्यवस्था कर्म के स्थान पे जन्म पर आधारित हो जाती है वैसे ही वो जाति बन जाती है, कास्ट बन जाती है। कितनी सुंदर बात है। इस एक्सप्लेनेशंस को समझे कि नहीं आप? बोलिए ना हाँ या ना तो फिर दूसरे ढंग से समझेंगे। जो रिंग वैदिक समाज था उसमें जो सोसाइटी, समाज बटा वो वर्ण के आधार पर। नहीं समझे आप? झूठ मूठ का बोल दिया, आपकी समझ गए। अरे नहीं समझे, यहां पर वर्ण का अर्थ है रंग। तो एक्चुअली में समाज दो वर्गों में बटा हुआ था, वर्णों में। एक आर्य वर्ण और एक दास या दस्यु वर्ण। आर्य गोरे थे और दास या दस्यु काले थे। इस आधार पे वर्ण माने रंग होता है, उससे वर्णाश्रम व्यवस्था उदित हुआ। अब जो आर्य थे उनका विभाजन रिंग वैदिक पीरियड में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में हुआ। लेकिन शिशु अंगिरास का जब व्याख्यान पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? मैं एक वैद्य हूं, मेरा पिता कृषि करता है और मेरी मां आटा पीसकर चक्की चलाती है, चक्की चलाकर आटा पीसती है। हम लोग तीनों तीन कर्म करते हैं लेकिन एक ही परिवार में रहते हैं। तो यहां पर जो व्याख्यान है शिशु अंगिरास का वो ये बताता है कि आर्यों में भी डिविजन्स शुरू हो गया था काम के आधार पर। यानी जो किताब पढ़ रहा है, जो उपदेश दे रहा है, वो ब्रह्म धर्म का पालन कर रहा है। जो अपने परिवार की सुरक्षा कर रहा है, अपने कबीले की सुरक्षा कर रहा है, वो क्षत्र धर्म का पालन कर रहा है। और जो कृषि कर्म कर रहा है वो वैश्य धर्म का पालन कर रहा है। एक ही परिवार के लोग तीन कर्म कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि ये 500 वर्षों का पीरियड है, अब इसमें आबादी बढ़ी। तो जब उत्तर वैदिक काल आया तो जिसका जो जो काम कर रहा था उसका बेटा वही काम करने लगा। तो यहां से ये क्या हो गया? जन्म पे आधारित हो गया। ये वर्णाश्रम व्यवस्था किस पे आधारित हो गया? जन्म पे, बाय बर्थ। अब वो जिस वर्ण में पैदा लिया है उसकी जाति वही हो जाएगी। तो इस प्रकार से जब वर्णाश्रम व्यवस्था में आधार कर्म नहीं होके, काम नहीं होकर के जन्म हो गया, तभी जातियों का उदय हुआ, ये हम कहना चाहते हैं। और जो शुरू में बताया रिंग वैदिक पीरियड में कि वो दस्यु लोग थे जो वहां के स्थानीय लोग थे, वही चौथे वर्ण के रूप में उदित हुए, निषुद्ध वर्ण के रूप में। तो इस प्रकार वैदिक यानी लेटर वैदिक पीरियड में समाज जो है चार वर्णों या चार जातियों में विभाजित हो चुका था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखिए, हम बोला कि बहुत लंबा टॉपिक है ये, हमको इस तक पहुंचना है, तो जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वही सिर्फ हम आपको डील कर रहे हैं। अब इस जातीय में उपजातियों का निर्माण होना शुरू हुआ।
सब कास्ट का। मौर्य काल आया, गुप्त काल आया, गुप्तोत्तर काल आया। तो हम लास्ट गुप्तोत्तर फेज का लेते हैं। ये तीनों पीरियड में विवाह के बहुत सारे रूप प्रचलित थे। उसमें एक रूप अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का था। अनुलोम विवाह में जो पुरुष होता था जो उच्च जाति का होता था और स्त्री निम्न जाति की होती थी, और ये विवाह समाज में स्वीकार था, मान्य था। तो उससे जो उत्पन्न पुत्र हुआ वो एक नए कास्ट का उसने उदय किया, और वो कास्ट समाज में एक्सेप्टेबल था। जो मध्यम वर्ग या मध्यम जातियों का उदय जो हो रहा है वो इसी से हो रहा है। जैसे कोयरी, कुर्मी, ग्वाला, ये सब जो जातियां मध्यवर्ती जातियां कहलाती हैं, तो ये सब भी कार्य के आधार पर बनी, लेकिन विवाह का संस्कार भी इसमें शामिल था किसी न किसी समय। लेकिन प्रतिलोम जो विवाह हुआ उसमें स्त्री उच्च जाति की होती थी और पुरुष निम्न जाति का होता था, और ये समाज में स्वीकार्य नहीं था। जैसे ब्राह्मण स्त्री ने अगर शूद्र पुरुष से विवाह कर लिया और उससे जो संतान उत्पन्न हुआ वो चंडाल कहलाया, और चंडाल अस्पृश्य हो गया, अनटचेबल हो गया। तो इस तरीके से जातियों का जो उदय हमारे देश में होता है उसके वजह से ये जरूरी हो गया कि क्लासिफिकेशंस ऑफ कास्ट किया जाए। अब हमें जो टॉपिक पढ़ाना है सिर्फ उस पर अपने आप को केंद्रित करते हैं ताकि अपने निष्कर्ष पर हम पहुंच जाए कि पहले को आप कह सकते हैं सामान्य वर्ग। क्या कह सकते हैं? सामान्य वर्ग। इसका आप नाम दे सकते हैं जनरल क्लास, जनरल क्लास। कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद दूसरा वर्ग जो हुआ उसको आप कह सकते हैं पिछड़ा वर्ग। क्या कह सकते हैं? पिछड़ा वर्ग। इसका इंग्लिश होगा बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास। तीसरा क्या हो, देखिए, तीसरा जो हम लोग कह सकते हैं वो है अनुसूचित जाति, यानी शेड्यूल कास्ट। प्यार से समझिए, नहीं तो फिर बाद में ये टॉपिक बहुत दिक्कत देता है। ठीक है, खेल मत कीजिए। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। इसको इंग्लिश से बोलेंगे हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इतना लिखने के बाद हम ये कहना चाहते हैं आपसे, ताकि बात और स्पष्ट हो, कि बहुत जातियां बन गई। अगर एक अंदाजे के मुताबिक आपको समझाना हमें हो तो जो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी 1980 में, उस रिपोर्ट में पिछड़ी जातियों की केवल 3000 से ऊपर संख्या बताई। बात समझ में आ रही है? तो इतनी ज्यादा जातियों की संख्या है हजारों में कि इस कारण हम उतनी जातियों को तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसका वर्ग बना लिया। मान लिया 10,000 जातियां हैं, तो 10,000 जातियां इन 4 वर्गों के अधीन है।
और इन 4 वर्गों की सामाजिक और आर्थिक विशेषता एक प्रकार की है। सामान्य वर्ग की सामाजिक और आर्थिक स्थिति एक प्रकार की है, पिछड़ा वर्ग का एक प्रकार का है, एससी का एक प्रकार का है, एसटी का एक प्रकार है। इसी विशेषता को हमें जानना है ताकि अपने टॉपिक को हम पढ़ा लें। जब हम सामान्य वर्ग की चर्चा करते हैं तो आप कह सकते हैं कि एक्चुअली में हम उच्च वर्ण की चर्चा कर रहे हैं, यानी अपर क्लास का, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, भूमिहार, ये सब क्या है, वो उच्च वर्ण के हैं। क्यों कहते हैं? आखिर इस सामान्य वर्ग को उच्च वर्ण क्यों कहते हैं? इसलिए कि सामाजिक, अरे सुन, जब समझा दिया तो अब फुरफुर उड़ने लगे। अभी आगे में और ब्रेक लगने वाला है, इसलिए पूरा समझिए आराम से। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, यानी पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली और कल्चरली ये लोग काफी उच्च थे। काफी उच्च का मतलब क्या कि राजनीति पर इनका वर्चस्व, आर्थिक का, इकोनॉमिक का मतलब है पूरे जमीन के यही मालिक, सामाजिक रूप से क्या, तो समाज के सारे नियम कानून इन्होंने बनाए अपने हित में ताकि इनको लाभ हो। और सांस्कृतिक रूप से क्या, तो जितने नाच गाना, मेला ठेला, सबके आनंद लेने वाले यही, मूर्ति बनाना या जो भी उसका उपभोग करना, वो सब यही करते थे। तो इस प्रकार से ये सुविधा प्राप्त वर्ग थे, प्रिविलेज क्लास थे ये हमारे सोसाइटी का। और इसके बाद जितना भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इस क्लास के बाद, किस क्लास के बाद, इस क्लास के बाद वो नॉन प्रिविलेज क्लास है। अगर इसका और डिवीजन किया जाए तो इसको हम लोग प्रिविलेज क्लास यानी सुविधा प्राप्त वर्ग, जिसको सारी प्रकार का सुविधा प्राप्त था, उसकी संज्ञा दे सकते हैं। और बाकी ये जितने हैं लाइन के इधर तीनों, इसको नॉन प्रिविलेज क्लास आप कह सकते हैं, है ना। नॉन प्रिविलेज क्लास यानी असुविधा प्राप्त वर्ग, इसको कहा जा सकता है। क्या हुआ भाई, उधर नहीं लिखाएगा, इसको ऐसा करेंगे फिर भी। हाँ, असुविधा प्राप्त, बात समझ में आ गई। तो हम, मेरा जो बहस है आज का, वो इसी 3 क्लास से। सबसे बड़ी बात यह है कि इन तीनों क्लास को संविधान में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, कोई डिफिनेशंस नहीं है कि हम आपको बता दें कि किसे हम कहेंगे पिछड़ा वर्ग, किसे हम कहेंगे अनुसूचित जाति, किसे हम कहेंगे अनुसूचित जनजाति। ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों जो यह सुविधा प्राप्त वर्ग हैं, वो क्या है, संविधान में परिभाषित नहीं है। संविधान में परिभाषित नहीं है। संविधान में ये वर्गीकृत है, इनका वर्ग बना दिया गया, सूची बना दिया गया। संविधान में क्या है, सूचीकृत है, यानी इनका लिस्टलाइजेशन हुआ है। समझ गए बात, नहीं समझ रहे हैं? मतलब एक लिस्ट बना दिया गया है, और उस लिस्ट में, जैसे लिस्ट का जहां तक ये है, तो इसको थोड़ा एलोबरेट कर देते हैं यहां पर। जैसे आर्टिकल
341 है। इसमें एक लिस्ट बनाया गया है शेड्यूल कास्ट के लिए। इस लिस्ट में जिस जाति का नाम आ गया वो माना जाएगा कि शेड्यूल कास्ट है। और इसी तरीके से आर्टिकल 342 है जिसमें एसटी का लिस्ट है। इस लिस्ट में जिसको डाल दिया गया वो शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। बात समझ में आई? अब ये तो परिभाषित नहीं है, लेकिन व्यवहार में इसको परिभाषित किया गया है। व्यवहार में इसको परिभाषित किया गया है। वो कैसे, वो सुन लीजिए कि जो पिछड़ा वर्ग, ये भी दो भाग में अब बट गया है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनपिछड़ा वर्ग। तो हम दोनों को मिक्स करके आपको बता रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग में कौन है, कि ये समाज का अंग तो है लेकिन समाज के साथ रहता है और उच्च वर्णों के काम को करता है। इनके साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं करता। ये अनटचेबल के शिकार नहीं है, यानी समाज के मुख्य धारा में साथ साथ रहते हैं। लेकिन इनके पास भूमि नहीं थी, संसाधन नहीं था। ये अपर कास्ट के भूमि पर काम करते थे, उनके संसाधनों पर जीवित रहते थे। तो इसलिए ये मध्यवर्ती जातियां कहलाए, जैसे ग्वाला, जैसे कोयरी, जैसे कुर्मी। ये सब के सब अछूत नहीं है, अनटचेबल नहीं। इनसे पंडित जी को, भूमिहार जी को, राजपूत जी को साथ में बैठने खाने पीने से कोई इतराज नहीं। और सारा खेत इन्हीं के द्वारा करवाया जाता है। यही खेतिहर कहलाते हैं, यानी खेत पर काम करने वाले, कृषि श्रमिक। इनका भी कैटेगरीज है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। लेकिन ये जो वर्ग है अनुसूचित जाति का, ये भी समाज के साथ रहता है, लेकिन समाज का निम्न काम करता है। इसलिए ये अछूत कहलाता है, अनटचेबल कहलाता है। जैसे डोम, हादी, चंडाल, पासवान, चमार, ये भी समाज के अंग ही है, समाज का ही काम करते हैं। लेकिन इनके साथ अस्पृश्यता का व्यवहार किया जाता था या किया जाता है, जो कहीं। बात समझ में आई? तो ये तीन जो हैं, यानी सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, ये इंडियन सोसाइटी के पार्ट हैं। जिसको इंडियन कल्चर हम लोग कहते हैं, उसके ये भाग हैं। और इनका उस समाज में स्थिति क्या है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, बोलिए ना हाँ या ना। अच्छे से समझ रहे हैं कि नहीं? और जो चौथा है, जिसका अभी तक हमने वर्णन नहीं किया है, अनुसूचित जनजाति, ये समाज में रहता ही नहीं है। ये जंगल में रहता है और समाज के मुख्य धारा से हमेशा कटा रहा है। इसकी संस्कृति मुख्य भारतीय संस्कृति से हमेशा अलग रही, और ऐसी संस्कृति रही जो नेचुरल कहा भी नहीं जा सकता, बहुत सारा अननेचुरल कल्चर इनका रहा, इनके लिए श्रेष्ठ था। तो इस तरीके से हमारा समाज इन चार वर्गों में वर्गीकृत था। उसमें से इनकी स्थिति पिछड़ा इसलिए कहा कि इनके तुलना में पिछड़े हुए थे। ये अस्पृश्यता के शिकार थे और ये बाकी सबको अस्पृश्य समझते थे। बाकी तीनों को अनुसूचित जाति का अस्पृश्य समझते थे कि हमारे पास मत आओ, तुम लोग के आने से हमारी संस्कृति खराब हो जाएगी। तो इस तरीके का हमारा भारतीय समाज था। और ब्रिटिशों ने, सबसे बड़ी बात यह कि ये जो विभाजन था, इसमें विद्वेष, घृणा या शत्रुता नहीं पाई जा रही थी। यह व्यवस्था सभी के द्वारा स्वीकार्य था।
अंग्रेजों के आने के बाद हुआ क्या कि इस व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए और एक वर्ग को दूसरे वर्गों से लड़ाने का प्रयास किया गया। जो ब्रिटिश नीतियां बनी वो हिस्ट्री में हम लोग समय समय पर पढ़ते रहेंगे और इसके कारण से ये जो वर्ग हमने आपको एक्सप्लेन किया अभी इनके आपस में संघर्ष और बैर की स्थिति उत्पन्न हो गई और तब एक कास्ट कंससनेस यानी जाति जागृति की भावना उभर करके सामने आई और स्वतंत्रता के बाद यह स्पष्ट हो गया कि इन लोगों ने यानी पिछड़ा वर्ग ने, अनुसूचित जाति ने और अनुसूचित जनजातियों ने देश के स्वतंत्रता के वास्तविक लक्ष्य यानी सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए दबाव बनाया, जिसके सबसे बड़े नेता भीमराव अंबेडकर थे। और इस वजह से भारतीय संविधान में इस तरह की व्यवस्था यानी अनुसूचित जाति जनजाति का व्यवस्था संविधान में करना पड़ा। संविधान में एक भाग है 16 में 334 अनुच्छेद से शुरू होता है और 342 अनुच्छेद तक है। नहीं 16 हम बोल रहे हैं, भाग 16। अरे भैया तो हम कहाँ बोल रहे हैं 324, हम तो 334 बोल रहे हैं। अजीब हालत है, आप पीछे कहाँ जा रहे हैं। तो भाग 16 में 334 से लेकर के 342 तक अनुच्छेद है और इस जो भाग है 16 ये विशेष वर्गों के संरक्षण हेडिंग से है। प्रोटेक्शंस ऑफ स्पेशल क्लासेस। उस स्पेशल क्लासेस में कौन कौन है? तो पिछड़ा वर्ग है, आंग्ल भारतीय समुदाय है, एंग्लो इंडियन, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स। इसमें सबसे विचित्र चीज आप देखिएगा इस भाग में 16 में कि एंग्लो इंडियन को सरकारी सेवाओं के कुछ क्षेत्र में कुछ वर्षों के लिए वो बुक कर दिया गया उनके लिए, जैसे रेलवे में नौकरी 72 तक सिर्फ उन्हीं को मिलती, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्गों को प्रिविलेज सुविधाएं भारतीय संविधान में दिया गया। बात समझ में आई? तो उन्हीं में से हम लोगों को जो पढ़ना है शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया। तो अब शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया का मतलब क्या हुआ कि हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो पार्ट है वो सिर्फ इसके बारे में। तो अब आप बताइए कि इतना भूमिका बांध करके आपको बांधा छांदा नहीं जाता तो इस हेडिंग तक पहुंचते कि हमको क्या पढ़ना है, यानी अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स टॉपिक है आपका। लेकिन अभी भी आप हेडिंग पूरा नहीं समझ पाए। सिर्फ ये जो अनुसूचित जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर्ड है, उसको आप समझे हैं कि ये वर्गीकरण में क्लासिफिकेशंस में कहां पे है। बाकी ये शेड्यूल को हमने अलग कर दिया, ट्राइब्स को अलग कर दिया, तो फिर झमेला आपके पास खड़ा हो गया। नहीं खड़ा हो रहा है। अगर शेड्यूल ट्राइब्स एरिया लिख देते तो इस क्लासिफिकेशंस के मुताबिक आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन यहां किताब में या संविधान में जो हेडिंग बनाया गया है, जो शीर्षक बनाया गया है, वो शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया। तो फिर आप फंसे कि नहीं? तब इसको मिटाते हैं, तब इस बहस को शुरू करते हैं।
मिटाऊं? बोलिए ना हाँ या ना। वो साहब लिख रहे हैं पीछे से। हो गया? तो चलिए एक नया बहस शुरू किया जाए। क्या चीज पढ़ा रहे थे? शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया। यानी सॉरी, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। हमने बताया अभी अभी आपको कि असल में वर्ग है अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब्स। हमने नहीं, संविधान ने लिख दिया शेड्यूल अलग और ट्राइब्स अलग। इसके क्या अर्थ है? थोड़े दिमाग पर जोर दे के बताइए, हमें नहीं आता है। बोलिए साहब। है? अभी तो वही तो समस्या है कि वर्ग एक है, अनुसूचित जनजाति, हमने भी बताया आपको। तो इसको दो फाड़ क्यों किया गया? सवाल यह है, अगर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया अनुसूचित जनजाति क्षेत्र लिख दिया जाता तब कोई दिक्कत नहीं था। यहां अनुसूचित और जनजाति के बीच में एंड कर दिया गया और कर दिया गया। इसका मतलब ये ना हुआ साहब कि अनुसूचित अलग चीज है और जनजाति अलग चीज है। जबकि कास्ट क्लासिफिकेशंस में हमने ये बताया आपको कि अनुसूचित और ट्राइब्स, सॉरी, शेड्यूल और ट्राइब्स एक है। शेड्यूल के साथ या कास्ट लगा हुआ है या फिर ट्राइब्स लगा हुआ है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। और अनुसूचित इसमें इसलिए जोड़ा गया कि इसका वर्णन सूचियों में है, ये मैंने बताया। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के आधार पर वो लिस्ट तैयार किया जाता है। तो ये तो साफ साफ बातें थी। इस प्रकार का अटपटा सा डिवीजन क्यों? वो भी संविधान के बनाने वालों ने किया, कोई जाहिल तो थे नहीं वो लोग। पूरी जानकारी थी तो कुछ न कुछ तो राज होगा इस हेडिंग में। हाँ भाई, तो हम ये तो पहले से क्लियर है कि जनजाति उसको बोलते हैं जंगल में रहता है, और इसका अनुसूचित जनजाति एक वर्ग है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक वर्ग है। इस पर बहस थोड़ी हो रही है, बहस इस पर हो रही है कि अनुसूचित को अलग और जनजाति को अलग क्यों कर दिया गया, जबकि दोनों मिलकर के एक वर्ग था। तो हाँ भाई, तो उसको तो यहां पर कास्ट लिख देना चाहिए था, तब आपकी बात सही होती। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरिया। या चलिए आप बोलिएगा कि नहीं सर, ये शेड्यूल का मतलब है कि शेड्यूल कास्ट, और ट्राइब्स का मतलब है कि शेड्यूल ट्राइब्स। ये मान लें हम, ये कह रहे हैं, नहीं ये गलत है। ये इश्क नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है।
छलांग लगा के नहीं जाना है, डूब कर जाना है। और पढ़ाई का मजा ये है कि आप पूरी तरीके से जुड़े रहें। कोई टॉपिक कोई टफ ऑफ नहीं होता है, सिर्फ समझने और समझाने का और ध्यान का अंतर होता है। अगर आप टॉपिक पर बहुत बढ़िया से ध्यान दे के पढ़ लिए आप, तो फिर उसके लिए बुक पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने से बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं उसका। तो आइए बहुत प्यार से, बहुत सहल अंदाज में इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये जो हेडिंग है ना साहब, ये संबंधित है। क्या है? संबंधित है, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटेड। किस से? इनके मुताबिक बोले तो शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब से लिख देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ एक से रिलेटेड है, और वो है शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जनजाति से, इसमें कोई दो राय नहीं। तब फिर इसके दो फाड़ क्यों किए गए, असल यही मसला है। इसको अगर क्लियर कर देंगे तो आप बाकी चीजें बुक से ही पढ़ के समझ जाइएगा, और इसको अगर नहीं समझाएंगे हम तो फिर बुक कितना बारी पढ़ते रहिए आपको समझ में नहीं आएगा। असल जो शेड्यूल ट्राइब्स का जो मामला है, क्या शेड्यूल ट्राइब्स का जो मामला है, उसमें कल्चर के हिसाब से ये पूरा भारत का शेड्यूल ट्राइब्स दो वर्गों में, दो क्लास में बंट गया है। जो इनका कल्चर है, जो इनकी संस्कृति है, इसके ग्राउंड पे ये दो भाग में बंट जाता है। कितने भाग में? दो भाग में। बहुत प्यार से समझिए इसको। एक शेड्यूल ट्राइब्स ऐसे हैं, एक शेड्यूल ट्राइब्स ऐसे हैं जो रहते हैं जंगल ही में, ठीक है, और दूसरे शेड्यूल ट्राइब्स ये हैं वो भी जंगल में रहते हैं, जो वर्ग है। इसको आप ए नाम दे दीजिए और इसको आप बी नाम दे दीजिए। ए जो वर्ग है, क्लास है शेड्यूल ट्राइब्स से बहुत सारे ट्राइब्स है, तो वो भी जंगल में रह रहे हैं। बी जो वर्ग हमने बनाया वो भी बहुत सारे क्लास है, बहुत सारे उसमें जातियां हैं शेड्यूल ट्राइब्स का, वो भी जंगल में रह रहा है। जो ए वाला है उसका डिफरेंस है कि ये जो रह रहा है ये बाहरी समाज के संपर्क में है। बाहरी समाज के संपर्क में। यहां पर बाहरी समाज का क्या अर्थ हुआ? हाँ, वेरी गुड। माने जनजातीय समाज से बाहर जो ट्राइबल सोसाइटी है, उस सोसाइटी से बाहर जो ओबीसी का समाज है, जनरल क्लास का समाज है, या शेड्यूल कास्ट का समाज है, उनके बीच इनका संपर्क है। उनसे कोई विद्वेष नहीं है, उनसे बहुत सारा गिव एंड टेक होता रहता है। वो भी इनको से कुछ लेते हैं, ये भी उनसे कुछ लेते हैं, वो भी इनको कुछ देते हैं, ये भी उनको कुछ देते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हम जंगल में रहेंगे, जंगल किसी का नहीं है, सिर्फ हमारा है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा जो बी है उसकी विशेषता ये है कि ये बाहरी समाज से पूर्णतः कटे हुए हैं। बाहरी समाज से पूर्णतः कटे हुए हैं, टोटली कटे हुए हैं। यानी कोई गिव एंड टेक नहीं होता है इनके और दूसरे समाज के बीच में। बल्कि दूसरा समाज का कोई व्यक्ति अगर यहां चला जाए तो ये उसको तीर कमान से हमला करके मार देंगे। जैसे सेंटलिन जनजाति है अंडमान निकोबार में,
वहां कोई नहीं जाता है। अब बात समझ में आई? है दोनों जनजाति। अच्छा, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों के दोनों अल्प विकसित हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये समाज से मिल गए हैं तो डेवलप हो गए, बल्कि ए भी अल्प विकसित है, यानी अंडर डेवलप्ड है, और बी नामक जो जनजाति का वर्ग है वो भी अंडर डेवलप्ड है। यानी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन दोनों का अलग अलग नहीं है, सिर्फ समाज से, बाहरी समाज से निकटता के आधार पर दो वर्ग हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो अब आइए कि ये संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। तो जो बी कैटेगरीज है, यानी जो बाहरी समाज से पूर्णतः कटे हुए हैं, इनका ज्यादा जो कंसंट्रेशंस है, केंद्रीकृत ही जहां है, वो हैं असम में, मेघालय में, मिजोरम और मणिपुर में। ठीक है, बात समझ में आई? ये चार, नागालैंड वगैरह में नहीं है सब, ये चार एरिया में जो ट्राइब्स हैं वो, अरे नहीं है, बोल तो दिया, मतलब का बात, संविधान पढ़ा रहे हैं ना, तो उसमें जो लिखा रहेगा वही ना बात पढ़ाएंगे। होगा थोड़ा बहुत तो उसमें हम क्या करें, लिखा ही नहीं गया है। हमको तो आपको अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ाना है आपको बात को। व्यवहारिक में बहुत सारी बात अलग अलग है, तो उस पचड़े में हम क्यों पढ़ने जाएं? जो बात लिखा हुआ है उसको समझाने में हालत खराब हो रही है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। और नया नया बात अगर हम उसमें शामिल कर लें तो और पता नहीं क्या अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत लाड प्यार से आपके मस्तिष्क को लेकर चलना पड़ता है हमको, कि इतना टफ टॉपिक आपको बहुत आसानी से हम समझा सकें। तो ये चार एरिया ऐसे हैं कि जहां की जनजाति बोलती है नो एंट्री इन माई प्लेस, हमारे क्षेत्र में आपका प्रवेश वर्जित है, और अगर कोई जाएगा तो मार देगा उसको। तो और बाकी जो हैं, यानी इस एरिया के अतिरिक्त दूसरे एरिया में जो जनजातियां हैं वो एक कैटेगरी की। तो ऐसी स्थिति में परिस्थितियां जनजातियों के समक्ष दो तरह की हैं। जनजातियां का सामाजिक आर्थिक दोनों का स्तर एक ही है कि वो अंडर डेवलप्ड हैं, यानी अल्प विकसित हैं, लेकिन उनकी जीवन पद्धति दोनों की अलग अलग है। तो इसलिए दोनों का परिवेश, सर्कमस्टांसेस अलग अलग है। और लोकतंत्र की कामयाबी यह है कि कितना भी प्रकार का विभाजन हो, लोकतंत्र सभी तक पहुंचे, तभी लोकतंत्र एक सफल लोकतंत्र कहलाएगा, एक डेवलप्ड डेमोक्रेसी जो है वो कहलाएगा। तो हम इनको छोड़ नहीं सकते थे, तो इनके परिवेश के अनुसार हम लोगों ने इनके डेवलपमेंट करने का प्रयास किया। अब बात समझ में आई? तो इनके डेवलपमेंट के लिए, किनके डेवलपमेंट के लिए? ए के डेवलपमेंट के लिए हमने संविधान में अनुसूची 5 को जोड़ा, यानी 5वीं अनुसूची, कुल 12 अनुसूचियां हैं ना, तो 5वीं अनुसूची जो जोड़ा हमने वो किसके लिए? तो ए के डेवलपमेंट के लिए। बात समझ में आ गई? और जो 6ठी अनुसूची हम लोगों ने जोड़ा,
सिक्स्थ शेड्यूल वो उन जनजातियों के लिए जोड़ा जो इन 4 राज्यों में रह रहे थे। 2 प्रकार के अनुसूचित जनजाति थी। तो जो समाज में घुलने मिलने वाली थी, उसके लिए हम लोग उनके डेवलपमेंट के लिए 5वीं अनुसूची बनाया और उसमें सारे प्रोविजंस किए। और जो समाज से, यानी इसमें असम, मेघालय, मिजोरम और मणिपुर के अतिरिक्त जो जनजातियां हैं जिन क्षेत्रों में, उनके डेवलपमेंट के लिए है। और 6ठी अनुसूची जो है वो सिर्फ असम, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम नहीं है, त्रिपुरा है? असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। मणिपुर और त्रिपुरा, कंफ्यूज हो गए थे हम। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब ऐसी स्थिति में फिर अभी कहानी खत्म नहीं हुआ है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए, चूंकि भारत के सभी जगह फैले हुए हैं, बिहार में भी हैं, झारखंड में भी हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं, और मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में इनका एक विशेष पॉकेट है, माने कुछ विशेष जगह पे बहुमत में है ये। तो इन सभी, यानी उन 4 राज्यों के अतिरिक्त, बाकी जगह के ट्राइबल्स के विकास के लिए 5वीं अनुसूची में जो शब्द पर प्रयोग किया गया है वो शेड्यूल। यानी शेड्यूल का मतलब क्या, वो हम बता रहे हैं। शेड्यूल का मतलब यहां हो गया अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र, यानी शेड्यूल एरिया। शेड्यूल एरिया, यहां पर शेड्यूल एरिया का मतलब क्या हुआ कि जिस एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित कर दिया गया, वो इसका मतलब यह हो गया कि वहां जनजातियों के विकास के लिए काम होगा। तो उन जगहों से, 4 राज्यों से अतिरिक्त भारत के दूसरे जगह पर जो अनुसूचित जनजाति हैं, उनको चिन्हित करके, मार्क करके, उनके एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो एरिया को चुना गया, वो एरिया शेड्यूल एरिया कहलाता है। और यहां जो होगा, यानी ये चारों स्टेट में, इसका जो नामकरण होगा वो ट्राइबल्स एरिया। ये शेड्यूल ट्राइब्स के ही डेवलपमेंट के लिए बात हो रही है, लेकिन उन 4 राज्यों में इसका नाम जनजाति क्षेत्र कहलाएगा। और उन 4 राज्यों से इतर हट करके संपूर्ण भारत में जनजातियों के विकास के लिए जो क्षेत्र चिन्हित है, उसे हम लोग शेड्यूल एरिया बोलेंगे। आप समझ में आ गई बात? अब बोझ हल्का हुआ आपको कि इसका मीनिंग क्या है दोनों का? बोलिए, कोई क्वेश्चंस नहीं, बोलिए, समझ में आई बात? अरे ये जो इतना देर से हम विभाजन कर रहे हैं कि है ट्राइब्स ही, जनजाति ही, लेकिन 2 तरह की जनजाति है। एक की समाज में उसका कांटेक्ट है और एक जिसका समाज में कांटेक्ट नहीं। तो समाज में इसका कांटेक्ट नहीं, वो सिर्फ 4 ही जगह पर सीमित है, और बाकी संपूर्ण भारत में जो ट्राइब्स है उसका समाज से कांटेक्ट है। दोनों जो है अंडर डेवलप्ड है, अल्प विकसित है, दोनों का सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, काफी गरीब, बेरोजगार, इस तरह की बातें हैं। तो मानसिकता अलग अलग है। एक है कि हमें छू सकते हैं आप, दूसरा है कि हमें छुओ मत, डोंट टच मी। तो फिर उसके सुधार के प्रयास भी अलग अलग होंगे। तो इसी उद्देश्य के तहत
जो इन 4 राज्यों के छोड़ करके बाकी संपूर्ण भारत में फैले हुए जहां जहां अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विकास के लिए उस क्षेत्र को चिन्हित किया गया है, तो उस क्षेत्र का नाम है अनुसूचित क्षेत्र, शेड्यूल एरिया। ये हम कहना चाह रहे हैं। और जो इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लिए क्षेत्र, संपूर्ण राज्य में नहीं, 4 राज्यों के कुछ क्षेत्रों में जो क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए चिन्हित किए गए हैं, उसको हम लोग ट्राइबल्स एरिया या जनजाति क्षेत्र बोलते हैं। बस यही बात है। तो अब समझ में आया कि ये दोनों कितना महत्वपूर्ण है, कि शेड्यूल एरिया और ट्राइबल्स एरिया कहने का क्या सेंस था। बोलिए साहब, एक भी स्टूडेंट बोले कि हमको समझ में नहीं आया, आ गया ना, आप कहीं भूलिएगा। अब किताब निकलेगा तो फौरन ओ ये तो हमको पढ़ा हुआ है। तो जिन्होंने क्लास नहीं किया वो अपना अच्छा बुरा समझे, हमने तो पढ़ाया भाई। अब देखिए इतना जो पढ़ा है, अब हम मेन टॉपिक पे आ रहे हैं। अभी तक जो ये शीर्षक है उसको छुआ नहीं है हमने। उस शीर्षक को हमने समझाने के लिए आपको इतना समय लिया। अब आप ही फैसला कीजिए कि अगर उस शीर्षक को नहीं समझ पाते आप, तो फिर अंदर की बात कैसे समझ पाते? है ना? तो इसको मिटाता हूं। तो अब फिर हमें एक हेडिंग बनाना पड़ेगा, शेड्यूल एंड ट्राइब्स एरिया। यानी अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है। तो देखिए साहब, बात हमें जो करनी है आपसे वो ये कि इस एरिया के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान है वो कहां कहां है। तो पहले तो ये क्लियर कर लिया जाए, है ना। यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। तो शुरू से लेते हैं इसका कि कहां कहां प्रावधान है। तो सबसे पहले भाग 10 में, कहा, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो 244 है, ठीक है। दूसरा जो है भाग 16 में, और इसमें जो अनुच्छेद है वो 334 से लेकर के 342 तक है, ठीक है। और तीसरा जो है वो 5वीं अनुसूची है, 5th शेड्यूल। 5वीं आप लोग इंग्लिश लिख लीजिएगा, ठीक है, समय लगेगा इसीलिए हम लिख दे रहे हैं। और चौथा जो प्रोविजन है वो 6ठी अनुसूची, 6th शेड्यूल। यानी ट्राइब्स के लिए
हमारे संविधान में इतने 4 जगहों पर वर्णन किया गया है, तो उसमें से बताया जाए कि क्या क्या है। तो ये जो 244 है, ये असम के विशेष क्षेत्र के लिए है। ये विशेष क्षेत्र में वो शामिल नहीं है जिसका वर्णन 6ठी अनुसूची में है। बात को समझिए, ये एक फिक्स एरिया है असम का, वो एरिया के लिए सिर्फ आर्टिकल 244 है। प्रोविजन वही होगा जो शेड्यूल 6 में उनके लिए प्रोविजन किया गया है वही, लेकिन यहां पर हम ये बता दें अलग अलग करके सब कुछ, ताकि आप अनुच्छेदवार कंफ्यूज नहीं हो। ये एक्चुअली में ये इसी से जुड़ा हुआ है, लेकिन फर्क ये है कि 244 के तहत असम का एक ही है विशेष क्षेत्र जो उससे संचालित होता है, और बाकी जो ट्राइब्स एरिया है वो 6ठी अनुसूची से संचालित होता है। बात समझ में आ गई? इसमें जो है प्रोविजन वो ओबीसी, उसके बाद एंग्लो इंडियन, एआई मैंने समझ जाएगा ना, एंग्लो इंडियन, ठीक है, एससी और एसटी, ये सब के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन जो सुनते हैं नाम, तो एक्चुअली में ये रिजर्वेशन से संबंधित है सभी के लिए। कहां कहां रिजर्वेशन? तो संसद में, विधानसभा में और सरकारी नौकरियों। सिर्फ आरक्षण का प्रोविजन अनुच्छेद 15 में ही नहीं है, सॉरी 16 में ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? बल्कि इससे जो 16 पार्ट है संविधान का, जो 334 से लेकर 342 तक है, वो इन चारों वर्गों के लिए पूरा का पूरा रिजर्वेशंस का प्रोविजन है। बात समझ में आ रही है? तो असल जो हम लोग को पढ़ना है वो 5वीं और 6ठी, और 6ठी में जो प्रोविजंस है वही लागू होगा किसमें? 244 के तहत जो एक एरिया आसाम का है वहां भी। अब इसमें क्या क्या प्रोविजन है, बहुत बड़ा है। अगर आप बेयर बुक्स निकाल के पढ़ना शुरू कीजिए 6ठी अनुसूची के बारे में, तो 20-25 पेज है उसमें। तो हम जो बात बता रहे हैं तो उसका एक सार बता रहे हैं, एक सिनॉप्सिस बता रहे हैं आपको, ताकि आप छोटे में सारी बात समझ जाइए। ऐसे आपकी इच्छा होगी कभी फुर्सत में रहे तो हम जब समझा चुके हैं तो आप बेयर बुक पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर ये क्लास नहीं किए होते तो फिर आपको समझ में नहीं आता। क्लियर? तो अब देखिए साहब, सिंपल बात ये है कि पहली चीज कि क्षेत्र की घोषणा, जगह कम है तो हम कम ही लिख रहे हैं, क्षेत्र की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा, यानी कौन क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है। 5वीं को क्लियर कर दिया कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए, शेड्यूल एरिया के लिए ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में है ना ये बात। तो कौन क्षेत्र शेड्यूल एरिया होगा, अनुसूचित क्षेत्र होगा, उसकी घोषणा राष्ट्रपति करेगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। और राष्ट्रपति जो घोषणा करेगा तो ऐसा ही नहीं करेगा, राज्यपाल के परामर्श से, राज्यपाल के
परामर्श से, क्योंकि वो वहां नहीं ना है, असल कौन है? राज्यपाल वहां है। तो क्षेत्र की घोषणा की, शेड्यूल एरिया है, और फिर इस क्षेत्र में वो वृद्धि भी कर सकता है, कमी भी कर सकता है, या उस क्षेत्र को गैर अनुसूचित क्षेत्र, नॉन शेड्यूल एरिया भी कर सकता है। किसी एरिया को शेड्यूल एरिया बनाना, उसके क्षेत्रों को कम करना, उसके क्षेत्रों को बढ़ाना, या उसे शेड्यूल एरिया की मान्यता को समाप्त कर देना, ये सबका सब किसके अधिकार में है? किसके अधिकार में है? अभी 4 शब्द हम बोला, आप जरा दोहराइए तो उसको। नहीं, बोला क्या हमने? ये थोड़ी बोला हमने कहा कि अनुसूचित क्षेत्र का निर्माण करना, उसके क्षेत्र को बढ़ाना, या उसके क्षेत्र को घटाना, या उसके अनुसूचित क्षेत्र की मान्यता को ही समाप्त कर देना, ये सब का सब काम कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन अकेले नहीं, किसके सहयोग से? राष्ट्रपति के सहयोग से। तो ऐसे समझ, उसको थोड़ा ऐसे उलट दीजिए। नहीं, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, किसी का भी है उसको पलट दीजिए। हाँ ठीक है, हम आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, आप मेरी मजबूरी को समझिए। हम आपको दिल से पढ़ा रहे हैं, तो आप ही को लॉस हो रहा है, ठीक है ना? तो हर चीज़ का एक रिक्वायरमेंट होता है, उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल हम लोग करें तो ज़्यादा अच्छा बात है। हम आपको प्रोफेशनलिज्म की तरह नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको इस ढंग से पढ़ा रहे हैं कि पूरी बातें आपको समझ में आए और आपको पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट जगे। हम थोड़ा सा पढ़ाएं, अगर इंटरेस्ट जगाने में सफल हो गए तो आपको फिर कोई टीचर की आवश्यकता नहीं, आप खुद पढ़ लीजिएगा। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बड़ा विचित्र दौर है। अभी जो सबसे बड़ा शिकार स्टूडेंट्स हो रहा है मोबाइल के वजह से, वो ये कि उसे पढ़ने की आदत खत्म हो गई। किताब में एक पेज भी वो नहीं पढ़ पाता, ये वास्तविकता है। लिखने की बात तो दूर, और सपना पालता है कि आईएएस और आईपीएस बन जाएंगे। ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो हम सब कुछ जानते हैं, इसको दृष्टिगत रख करके, मद्देनजर रख करके हम आपसे अपने रिलेशंस को बना रहे हैं कि आपके अंदर पढ़ाई के प्रति एक इंटरेस्ट जगे, आप एक अच्छा इंसान बनिए और किताबों को खूब पढ़िए। अभी किताबों से लोगों को दुश्मनी हो गई है, सब गूगल बाबा से दोस्ती किए हुए हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मेरा छोटा सा बेटा है, कुछ भी वो सब आ जाता है उसमें। अब उसको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। काहे के लिए किताब खोज रहे हैं पापा? होमवर्क मिलता है ना, सब उसी से पूछ लेता है। अब बोले इस स्थिति में किताब नहीं पढ़ेगा तो ना उसकी राइटिंग स्किल आएगी, ना स्पीकिंग स्किल आएगी, ना कुछ आएगा। तो इसीलिए हम आपको इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? अब देखिए दूसरी बात कि कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव पावर, और दूसरा व्यवस्थापिका यानी लेजिस्लेटिव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो क्षेत्र होगा, जिस राज्य में होगा, उसका गवर्नमेंट होगा, उस स्टेट गवर्नमेंट, उसकी एग्जीक्यूटिव पावर होगी, उसी के अधीन होगा। तो क्या वो लागू हुआ कि नहीं उस ट्राइबल्स एरिया में, सॉरी शेड्यूल एरिया में? तो हाँ, लागू होगा। क्या वहां की विधानसभा, जिस राज्य में शेड्यूल एरिया है, क्या उसके द्वारा बनाए गए कानून उस शेड्यूल एरिया में लागू होंगे कि नहीं? ये प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर होगा हाँ, लेकिन एक अंतर के साथ, एक डिफरेंस के साथ, कि वहां का राज्यपाल इस बात को देखेगा
कि बनाया गया कानून विधान सभा के द्वारा या वहां के मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद द्वारा पारित किया गया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उस शेड्यूल एरिया में रह रहे ट्राइब्स के हित में है कि नहीं, इंटरेस्ट में है कि नहीं। अगर वो ऑर्डर, वो लेजिस्लेशन पूरा का पूरा उस एरिया में रह रहे ट्राइब्स के हित के खिलाफ है तो राज्यपाल पूरे के पूरे ऑर्डर और लेजिस्लेशंस को वहां लागू नहीं होने देगा, रोक देगा ऑर्डर निकाल के। और अगर उसका कुछ पार्ट उस ट्राइब्स एरिया में लागू होने के लायक नहीं है तो सिर्फ उस पार्ट्स को लागू होने से रोक देगा और इसकी सूचना वो सीधा राष्ट्रपति को देगा। और ऐसे परिवेश में केंद्रीय कार्यपालकीय आदेश और केंद्रीय विधायन वहां लागू होगा। कहां? शेड्यूल एरिया में। आमतौर पे राज्यों में संसद या प्रधानमंत्री का आदेश लागू नहीं होता है। होता है साहब? नहीं होता है। कब होगा? जब आपातकाल लगा रहेगा तब, और दूसरी परिस्थिति में नहीं। लेकिन ये अनुसूचित एरिया ऐसा है कि जहां केंद्र के कार्यपालिका शक्ति का भी विस्तार है और केंद्र की व्यवस्थापिका शक्ति का भी विस्तार है। अब ये जनजातियों के हित में है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए इस अनुसूची में जो व्यवस्था है वो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल यानी जनजाति परामर्श परिषद, इसके गठन का प्रावधान है। और कहा यह गया है कि ये जो टीएसी होगा इसमें 20 सदस्य होंगे। कितना? 20 सदस्य दो भागों में बटे होंगे, 16 और 4। 16 उस ट्राइब्स जिसके लिए वो शेड्यूल एरिया बना है उसके द्वारा इलेक्टेड होंगे और 4 जो है वो गवर्नर द्वारा नॉमिनेटेड होंगे और उस क्षेत्र के विकास के लिए सारी नीतियों के लिए यही जिम्मेदार होगा। और राज्यपाल जो निर्णय लेगा कि ये उस ट्राइब्स के अनुरूप है या नहीं कानून या आदेश, वो इन्हीं से पूछ के लेगा कि ये राज्य सरकार ने कानून बनाया है, ये राज्य सरकार ने आदेश दिया है, आपकी संस्कृति के अनुरूप ये आदेश या कानून है कि नहीं। अगर वो बोल देगा नहीं, पूरा का पूरा नहीं है, तो राज्यपाल उसको नहीं लागू होने देगा। अगर बोलेगा नहीं ये पार्ट जो है वो नहीं है, तो वो उस पार्ट को हटा देगा, बाकी लागू कर देगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहां जो है वो थोड़ा दूसरी बात है कि ये दोनों प्रोविजंस यहां भी लागू होंगे। कौन कौन? ये क्षेत्र की घोषणा और राज्यपाल से परामर्श। लेकिन यहां क्या होगा कि जनजातीय जिला बनाया जाएगा। जनजातीय जिला, और इस जिला में जैसे उस राज्य में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका होती है, उस तरीके का यहां व्यवस्था होगा। यानी कैसा कि 30 सदस्यीय परिषद होगी। 30 सदस्यीय परिषद होगी। बात समझ में आ रही है? 30 सदस्यीय परिषद में 26 सदस्य जो है वो निर्वाचित होंगे। यानी वहां का जो ट्राइब्स है, कहां का? असम,
मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का। तो ये 26 और बाकी कितना बचा? 4। तो 4 गवर्नर द्वारा जो है वो मनोनीत होंगे और इस परिषद का 5 वर्ष का कार्यकाल होगा और उसमें वो अपने क्षेत्र में टैक्स भी वसूल कर सकता है। मेला, ठेला, परिवहन, अस्पताल, स्कूल, सभी चीज की व्यवस्था वो करेगा। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि न्यायिक अधिकार इस परिषद के पास है और उसमें दिए गए फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट नहीं जा सकता। तो इस तरीके से जनजातियों की समस्या का समाधान जनजाति क्षेत्र में ही करने का प्रयास किया गया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। हम समझते हैं कि पूरी तरीके से हम समझाने में सफल रहे। अगले क्लास में और भी टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।